दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी कि ज़्यादातर मानसिक समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि मानसिक समस्याएं तो जब आदमी बड़ा हो जाता है, 30-40 साल का हो जाता है, उसके बाद शुरू होती हैं, पर ऐसा नहीं है। ज़्यादातर मोर देन 50% मानसिक बीमारियां 14 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर कैसे बनाएं। उसकी हम 8 पॉइंट्स लेके आए हैं और उन 8 पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूं। इस तरह के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहते हैं। बाकी वीडियोस के लिए आप इसी चैनल पे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहे, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर करें, वो कभी एंग्जाइटी में ना आए, टेंशन में ना आए, डिप्रेशन में ना आए, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सबसे पहले सपोर्टिव एटमॉस्फेयर। आपके घर का जो माहौल है वो बहुत ही सेफ होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए। सेफ और सपोर्टिव एटमॉस्फेयर का ये मतलब है कि आपका बच्चा अगर किसी का हाथ पैर तोड़ के या किसी का नुकसान पहुंचा के भी आ गया घर पे, तो वो ये महसूस करे कि मुझसे गलती तो हो गई है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को ये बात कह सकता हूं कि उससे कोई गलती हो गई है, कि बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को चोट पहुंचा दी है, लेकिन वो ये महसूस करे कि सबसे सेफेस्ट जगह जो इस दुनिया में वो मेरा घर है। तो वो आपको कम्युनिकेट करे, बता सके। ऐसा नहीं हो कि वो आपसे छुपता फिरे। जैसे पिछले दिनों मेरे पास एक लड़की को लेके आए उसके पेरेंट्स। उनकी कंप्लेन ये थी कि सर, ये लड़की घर से एक एक दो दिन के लिए गायब हो जाती है। मैंने जब लड़की से पूछा, उस बच्चे से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि सर, मेरे पेरेंट्स बहुत गंदी तरीके से लड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। उस घर में मैं नहीं रुक सकती, इसलिए जब भी मुझे लगता है कि अब मेरी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, तो फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ और अपने फ्रेंड के घर जाके ठहरती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, चाहे वजह जो भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स यानी कोई भी आदमी शराब पी रहा हो या कोई और वजह हो, घर में किसी और वजह से लड़ाइयाँ होती रहती हों, इससे आपके बच्चों का मेंटल हेल्थ खराब होने वाला है और आपका बच्चा फ्यूचर में जाके एंग्जाइटी डिप्रेशन का मरीज बन सकता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि बच्चों को टारगेट देंगे कि देखो, अगर आपने 95% मार्क्स स्कोर नहीं किए तो फिर हम आपको बाहर घूमने नहीं जाने देंगे और हम आपको कहीं शादी वगैरह में नहीं ले जाएंगे, एक जब हम कहीं ट्रिप पे जाएंगे तो वहाँ नहीं ले जाएंगे। इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, बच्चों के साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपके बच्चे को ये सिखाइए कि चाहे तुम्हारे मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, आप हर हाल में हमारे लिए सबसे प्यारे हो, सबसे इम्पोर्टेंट आप हो। और ये नियम सिर्फ बच्चों के केस में नहीं, लाइफ के हर पहलू में होना चाहिए, लाइफ के हर एस्पेक्ट में होना चाहिए कि हम इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा करें, बाकी सब चीज़ें उसके बाद शुरू होंगी। तो अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाएंगे तो आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। दोस्तों, दूसरा है हेल्दी इंटरैक्शन। लोगों से, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ हेल्दी इंटरेक्शन आपका बच्चा कैसे करे। तो आप अपने बच्चे को एम्पैथी सिखाइए, काइंडनेस सिखाइए, रिस्पेक्ट करना सिखाइए। देखिए, एक बच्चा देख रहा है कि उसके पिताजी ने गार्ड के साथ तू तड़ाके से बात की है, बदतमीजी से बात की है। ये बच्चा ये बात सीखेगा और आगे चल के ये जो बदतमीजी वाला बिहेवियर है ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरह के लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आते हैं। वो लोग जो एम्पैथेटिक नहीं होते, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो दयालु नहीं होते हैं, उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर अपने बच्चे को ये चीज़ें सिखाएंगे तो वो मेंटली ज़्यादा अच्छे होंगे और उनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो कम होंगी। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। साथ में ये सिखाना पड़ेगा कि फ्रेंडशिप जो है वो उसका क्या मतलब है, कि आपका क्लासमेट ही आपका फ्रेंड है या आपके सारे क्लासमेट आपके फ्रेंड हैं, या फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, फ्रेंडशिप कैसे निभाई जाती है, ये सब आपको सिखाना पड़ेगा।
अगर आप बच्चे को ये सिखाएंगे, डेफिनेटली बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। दोस्तों तीसरा पॉइंट है प्रमोट फिजिकल हेल्थ, यानी कि फिजिकल हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे आजकल मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते हैं, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली है। देखिए, अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है तो आपका माइंड भी अच्छा नहीं रहने वाला, आपका माइंड अच्छा नहीं है तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहने वाली नहीं है। आपको बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मम्मी आइसक्रीम खा जाती है दिन में 4 बार और बच्चे को प्रवचन दिए जा रहे हैं कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। ये संभव नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि सर हमारा बेटा 5 साल का हो गया है, लेकिन हमने उसके सामने आज तक कभी आइसक्रीम नहीं खाई, आज तक उसके सामने हमने बिस्किट नहीं खाए। कारण सिर्फ इतना सा है, हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा प्रोसेस्ड फूड खाए, आइसक्रीम खाए, चॉकलेट खाए। मैंने ऐसे कॉलेज के और स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स देखे हैं जो कहते हैं कि अगर बच्चा मीठा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा तो कौन खाएगा। दोस्तों, डिग्री होने से कोई समझदार हो ये जरूरी नहीं है, आप समझ रहे हैं, और हर किसी को हर फील्ड का नॉलेज हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर बच्चे को आप प्रोसेस्ड फूड देंगे, मीठा देंगे, आपके बच्चे को उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होने वाले हैं, बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। आप थोड़ा सा नेट सर्फ करके देखिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा कि अगर आप बच्चे को मीठा आवश्यकता से ज़्यादा देंगे तो आपके बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक कि अगर जो बच्चे लगातार मीठा ज़्यादा खाते हैं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। जैसे वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है, वो बच्चा एग्रेसिव ज़्यादा हो सकता है, एंग्री ज़्यादा हो सकता है, चिड़चिड़ा ज़्यादा हो सकता है उसको नींद ठीक से ना आए। अगर आपका बच्चा प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाता है, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, टोस्ट वगैरह वगैरह, तो आप ये कम करिए, इससे आपके बच्चे का बिहेवियर अच्छा होगा। आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, किसी दिन आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाइए और उस दिन देखिए कि आपका बिहेवियर कैसा रहता है। आप देखेंगे कि उस दिन आप चिड़चिड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब आप एज ए अडल्ट चिड़चिड़े हो जाते हैं तो सोचिए बच्चे के छोटे से ब्रेन पे, सॉफ्ट ब्रेन पे उसका कितना गलत असर पड़ेगा। बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज सिखाइए। अगर बच्चा रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बाहर प्लेग्राउंड में नहीं खेल रहा है, तो इससे बच्चे के माइंड पे बहुत गलत असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आप अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करिए ताकि वो बच्चा बाहर जाके खेले और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखे। दोस्तों नेक्स्ट है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये है, आपका बच्चा अपने इमोशंस को समझ नहीं रहा है, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर रहा है, आपका बच्चा दूसरों की इमोशंस को भी नहीं समझ रहा है कि मम्मी बहुत दुखी हो गई है, उसकी डिमांड सुन करके परेशान हो गई है, लेकिन बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो बच्चे को सारी जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो समझाइए, उसको बताइए कि नफरत क्या होती है, लालच क्या होता है और ईर्ष्या क्या होती है, ये सब उसको समझाइए आप। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे ने मोबाइल खरीद लिया तो मैं भी खरीदूंगा। अब यहां बच्चा गड़बड़ कर रहा है, तो आप बच्चे को ये सिखाइए कि बेटे, कोई भी चीज आपकी अगर जरूरत है तब खरीद रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपके साथ वाले ने खरीद लिया, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी इमोशंस उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो पैदा हुई हैं वो दूसरे को देख के हुई हैं। आज आपने एक प्रोडक्ट की डिमांड करी है, कल आप दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और ये लिस्ट चलती रहेगी। तो अगर आपकी कोई ज़रूरत है, सच में ही ज़रूरत है, अगर तब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो समझ में आएगा, तो वो ठीक है आपके बिहेवियर के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन अगर आप इस साइकिल में फंस गए, इस लूप में फंस गए, तो होगा ये कि आप कभी भी शांत नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरों से कंपेयर करेंगे और अपने आप को इन्फीरियर महसूस करेंगे और आप फिर वो प्रोडक्ट चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको परचेज करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, और नहीं मिलेगा तो आप दुखी रहेंगे। तो आप अपने बच्चे को हर इमोशंस के बारे में उसको बताइए कि ये कौन सी इमोशंस कैसी है और उसको मैनेज कैसे करना है। इमोशंस को मैनेज करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। इसलिए आप अपने बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करिए, जैसा मैंने अभी बताया। दूसरा, एक छोटी सी एक्टिविटी, डीप ब्रीदिंग। अगर आप अपने बच्चे को डीप ब्रीदिंग सिखा देते हैं तो वो इमोशनली बहुत स्टेबल हो जाएगा, उसको इमोशंस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अपने बच्चे की इमोशंस को मैनेज करना
उस उनको पहचानना, ये भी आपको सिखाना चाहिए। इससे भी उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्रीन टाइम को आपको कम करना है। देखिए, मोबाइल से आप बच नहीं सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि आज सारी चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपके बच्चे का जो स्कूल से होमवर्क आता है वो भी आपके मोबाइल पे आता है। कोई डायरेक्शन आएगी कि कल क्या करना है वो भी आपके मोबाइल पे आती है। जिस दिन छुट्टी होती है और कोई क्लास लेनी होती है तो वो भी आपके मोबाइल पे या लैपटॉप या कंप्यूटर पे होती है। तो मोबाइल और जो गैजेट्स हैं उनसे बचना तो मुश्किल है, लेकिन स्क्रीन टाइम को आप कम से कम रखिए, जितना कम हो सके उतना कम रखिए। दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्रेन रोट। ब्रेन रोट का मतलब होता है दिमाग की सड़न। ये तब होता है ब्रेन रोट जब आप अननेसेसरी मटेरियल ऑनलाइन कंज्यूम करते हैं, एंड दैट टू वेरी चीप कंटेंट, यानी जो किसी काम का नहीं है। आप रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं बिना मतलब। उससे आपके दिमाग की कैपेसिटी कम होती है, आपकी याददाश्त कम हो जाएगी, आप ठीक से सोच समझ नहीं पाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर एक बच्चे को ही प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो बड़ा होके क्या करेगा? वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, यहाँ जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी जो भी खतरे में है, तो जो इंटेलिजेंट नहीं होंगे मोबाइल की वजह से, उनका क्या होगा? सोच के देखिए। तो आपको अपने बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना है, बाहर भेजना है खेलने के लिए, और जितना हो सके कोशिश करिए कि बच्चा नाइट टाइम में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चों को मोबाइल ना दें तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप छोटे बच्चों को मोबाइल देंगे तो जैसे एक शराबी को शराब की आदत पड़ती है, वैसे ही आपके बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ जाएगी, इंटरनेट की आदत पड़ जाएगी, गेम्स की आदत पड़ जाएगी, और उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट है मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब ये है, देखिए बच्चा क्या करता है, बच्चा एक ब्लैंक स्लेट या ब्लैंक पेपर मान लीजिए आप। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, एक्सेप्ट दी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, जो जीन्स की वजह से जो क्वालिटीज वो लेके आता है उसके अलावा वो पूरी तरह खाली होता है। इसीलिए कहते हैं पहले 6 साल तक बच्चे को बहुत ही सावधानी से पालना चाहिए, बच्चे की बहुत केयर करनी चाहिए, बच्चे का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कारण पहले 6-7 साल क्या होता है कि बच्चे का बेसिक डेवलपमेंट हो रहा होता है। यूं समझिए, उसकी मदरबोर्ड तैयार हो रही होती है उसके माइंड की। जैसे मोबाइल में एक मदरबोर्ड होता है, हर डिवाइस में एक मदरबोर्ड होता है जो चेंज नहीं हो सकता है। मदरबोर्ड जैसा बन गया वैसा बन गया। तो बच्चे का मदरबोर्ड बनता है पहले 6 साल। उसके बाद वो जो भी सीखेगा उसको आप अनलर्न भी कर सकते हो और वापस लर्न भी कर सकते हो, रीलर्न भी कर सकते हो। यूं समझिए कि एक मोबाइल आ गया, उसमें जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आया है वो आ गया, और जो हार्ड डिस्क है, या यूं कहें कि जो हार्ड पार्ट है उसका, वो जो भी है वो चेंज होने वाला नहीं है अनटिल अनलेस कि आप कोई बहुत बड़ा चेंज कराएं। लेकिन बाद में आप क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब आपका मन करे उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 7 साल के बाद, 6 साल के बाद कोई चीज़ गलत सीख भी गया है तो आप उसको अनइंस्टॉल करा सकते हैं। आप उसको चाहें तो उससे दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अबनॉर्मल चीज़ आपका बच्चा पहले 6 साल में सीख गया है, वो उसके मदरबोर्ड से कभी नहीं हटने वाली, वो उसका बेसिक पार्ट बन जाएगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ, फॉर एग्जाम्पल 6 साल की उम्र से पहले, और सिर्फ एक बार हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो एक इंसिडेंट है वो उसकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। सिर्फ एक इंसिडेंट। यहां तक कि 6 साल से पहले अगर आपने किसी बच्चे को जबरदस्त थप्पड़ मार दिया, आपने गुस्से गुस्से में बहुत ज्यादा डांट दिया, उस एक डांट का फर्क उसकी पूरी लाइफ में देख सकते हैं आप। हो सकता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा डरने लग जाए, हो सकता है वो बच्चा एंग्जाइटी में जल्दी आ जाए, हो सकता है वो बच्चा डरने बहुत ज़्यादा लग जाए, हो सकता है बच्चा कभी भी कॉन्फिडेंट ना हो पाए। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, सी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। तो उनके घर वालों का एक ही प्रॉब्लम था कि सर ये शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है। और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि सर मेरे जो कजन हैं उनके परिवार में जो और दूसरे बच्चे थे बचपन में, वो मुझे बहुत बुली करते थे, वो मुझे बहुत चिढ़ाते थे, मुझे बहुत ही इन्फीरियर फील कराते थे जब वो मुश्किल से 7-8 साल की थी।
उस वक्त का जो इम्पैक्ट है इसकी लाइफ में अब तक है। और दूसरा, कई बार ये भी होता है कि जैसे किसी तरह का कोई मॉलेस्टेशन हुआ बच्चे के साथ, उसकी वजह से भी बच्चे के दिमाग में लाइफ लॉन्ग बैड इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे सपोज कि एक बच्चे ने देख लिया कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है, या एक बच्चे ने देखा कि उसका बाप उसकी वाइफ को बहुत बुरी तरह मार रहा है, उसकी माँ को। ये बच्ची हो सकता है कि यहाँ से ये मैसेज ले ले कि मर्द जो है होते ही बुरे हैं, तो शादी करना सेंस नहीं बनता, शादी करने का कोई। हो सकता है वो यहाँ से ये मैसेज ले ले, और कई बार ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे के सामने ऐसा बिहेवियर शो करना है जो आप चाहते हैं बच्चे के अंदर, वो आप पहले करके दिखाएं। आपको ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करना है जिससे बच्चा गलत चीज़ें सीखे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी रोज शराब पी रहा है तो पूरी संभावना है कि उसका बच्चा भी पिएगा। एक व्यक्ति को जरा सी टेंशन हुई, बालकनी में जाके सिगरेट फूंक रहा है, पूरी संभावना है कि बच्चा भी टेंशन में यही करेगा, क्योंकि उसने यही सीखा है। हर उस घर में जिसमें हस्बैंड अपनी पत्नी को पीटता है, उस घर के बच्चे जब शादी करेंगे तो पत्नी की पिटाई करना या पत्नी के साथ फिजिकल अब्यूज करना, इमोशनल अब्यूज करना उसके लिए नॉर्मल बात होगी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब आप लड़का या लड़की देखने जाएं तो लड़के की या लड़की की माँ और बाप का इंटरेक्शन देखिए कि कैसा है, क्योंकि वो सेम इंटरेक्शन आपको मिलेगा या उससे मिलता जुलता इंटरेक्शन आपको मिलेगा जब वो बच्चा या बच्ची आपके घर आएगा। तो आप वही बिहेवियर करें बच्चों के सामने जो आप बच्चों में देखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ भी अब नॉर्मल करेंगे तो बच्चे उसको लर्न करेंगे और फिर वो उनकी मेंटल हेल्थ को खराब करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट है एनकरेज लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। मैं एक मैडम को जानता हूँ जो मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि उनका बच्चा भी 10th क्लास में है और वो 500 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस बच्चे का नॉलेज क्या होगा। वो हो सकता है कुछ सब्जेक्ट तो अपने टीचर्स को पढ़ा दे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने 500 बुक्स नहीं पढ़ी होती हैं, और ये 10th क्लास का बच्चा 500 बुक्स पढ़ चुका है। तो अगर आपने अपने बच्चों में रीडिंग की हैबिट डाल दी, लर्निंग की हैबिट डाल दी, क्यूरियोसिटी की हैबिट डाल दी, तो ये बच्चा फिर कभी नहीं रुकने वाला। ये मेंटल हेल्थ को अच्छा कैसे रखें वो बुक्स भी पढ़ लेगा, मेंटल हेल्थ के बारे में भी पढ़ लेगा, लाइफ को अच्छे से कैसे जिए ये भी पढ़ लेगा, लाइफ को दिशा कैसे दें ये भी पढ़ लेगा, लाइफ क्या होती है ये भी पढ़ लेगा, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें ये भी पढ़ लेगा, हेल्दी कैसे रहें वो ये भी पढ़ लेगा। ये सब पढ़ लेगा तो फिर ये इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी, इसका मेंटल हेल्थ खराब क्यों होगा। तो दोस्तों, अपने बच्चे में लर्निंग की जो हैबिट है वो जरूर डालें, उसको क्रिएटिव बनाएं, क्रिएटिव करने के लिए प्रोत्साहित करें, वो एटमॉस्फेयर उसको दें। तो रीडिंग, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। दोस्तों, लास्ट है, अगर आप अपने बच्चे में किसी भी तरह का कोई मेंटल हेल्थ इशू देखें तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। लोग अक्सर क्या करते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। रूरल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, मान लीजिए उनके घर में कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड या जिसको पहले कहते थे मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, तो घर में जो दादा दादी होते थे वो क्या कहते थे, बड़ा होगा तब अपने आप ठीक हो जाएगा। और वो आते हैं 15 से 20 साल के बाद, और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने पहले सलाह क्यों नहीं ली, तो कहते हैं साहब हमारे घर में बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि जब ये बड़ा होगा तब अपने आप ठीक हो जाएगा। या हमने एक हमारे आसपास किसी डॉक्टर को दिखाया था, उसने बोला कि ये तो अब धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होगा, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। ये जो बच्चा है इसके साथ कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, इसके लिए क्या क्या करना है, वो सब आपको एक साइकियाट्रिस्ट बताएगा, एक काउंसलर ये सब चीज़ें आपको सिखाएगा कि इस बच्चे को कभी स्कोल्ड नहीं करना है, इन्फीरियर फील नहीं कराना है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में कमज़ोर रहेगा। तो ऐसे बच्चों को स्कूल में भी टीचर्स पीटते हैं और घर में घर वाले पीटते हैं, और उससे क्या होगा, बच्चे की मेंटल हेल्थ और ज़्यादा खराब होगी। वो पहले से ही गड़बड़ थी, अब और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जब भी अपने बच्चे के व्यवहार में कोई गड़बड़ देखें, आपको तुरंत मनोचिकित्सक से मिलना, चाहे वो किसी भी तरह की गड़बड़ क्यों ना हो। आपको जरा सा भी कुछ अटपटा लगा, आप किसी से सलाह मत लीजिएगा, डॉक्टर से पूछिए, साइकियाट्रिस्ट से पूछिए। आपको
उसकी सलाह को मानना है या नहीं मानना वो आपका राइट है, लेकिन एटलीस्ट से एक बार आप जानिए कि आपके बच्चे में व्यवहार में जो गड़बड़ाई है वो असल में है क्यों, प्रॉब्लम कहाँ है। तो दोस्तों ये थे कुछ 8 पॉइंट्स जिससे आप अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं।